चैप्टर 59। वह लड़का जब बोलता है कि क्या उसका भाई टपक गया है तो काव्य उस पर चिल्लाकर बोलती है, गधे इंसान मरे उसके दुश्मन, मेरे भाई की जिंदगी तो 1000 साल की है। वह लड़का डरकर थोड़ा पीछे खिसक कर बोलता है, शांत हो जा मेरी माँ, शांत हो जा, अगर टपका नहीं है तो जाकर उनसे मिल क्यों नहीं लेती। क्या झगड़ा हुआ है उससे। काव्य उसे घूर कर देखती है। वह लड़का डर कर बोलता है, बहन हम लोगों को इस तरह से क्यों धो रही हो। गलती हो गई, तुम्हें छेड़ दिया। 1 मिनट, जैसा तुमने हमें धोया है तुम्हारा भाई कहीं का माफिया सफिया तो नहीं है। वह भी तो हम लोगों को आकर धोएगा तो नहीं न। काव्य हंसते हुए बोलती है, अरे माफिया तो है, लेकिन चिंता मत करो, वह तुम लोगों को आकर नहीं मरेगा। तुम्हारे लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। वह लड़का डर कर बोलता है, मुझे बख्श दो यार, इतने हैंडसम चेहरे को सूजा दिया है तुमने, और इतने सारे मेरे बाल भी पटा दिए। अब तो कोई लड़की देखेगी भी नहीं मुझे। काव्य उसके पास जाने लगती, वही उसे अपने पास आता हुआ देखकर वह लड़का पीछे खिसकने लगता है। यार गलती हो गई, अब मारना मत, नहीं तो सच में मर। अभी वह ये बातें अपनी आंखें बंद करके बोल ही रहा था कि उसे अपने चेहरे पर ठंडा एहसास होता है। जब वह आंखें खोलता है तो उसके सामने काव्य का खूबसूरत चेहरा था। वह उसके चेहरे पर ध्यान से फूंक मार रही थी। वही वह लड़का तो काव्य के चेहरे को ही देख रहा था। गोरा गुलाबी हथेली के आकार का चेहरा, नीली बड़ी बड़ी आंखें। तभी उसे अपने सर पर कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ। काव्य हमेशा अपने साथ इमरजेंसी के लिए दवाई रखती थी। अभी भी उसके साथ उसके हैंड पर्स में कुछ दवाई थी जिसे वह उस लड़के के सर पर लगा रही थी। अभी वह लड़का लगातार काव्य के चेहरे को देख रहा था। कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी, पल पल में रूप बदलती हैं। अभी कुछ वक्त पहले उसे कपड़ों की तरह धो रही थी, अभी उसके घाव पर मरहम लगा रही थी। इतनी सुंदर लड़की अगर सच में मेरी बहन होती तो मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करके रखता हूँ। 1 मिनट बहन होती, यह एहसास होती है कि सामने बैठी लड़की से उसका कोई रिश्ता नहीं। उस लड़के के दिल में एक टीस सी उठी। वह अपने परिवार में अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसकी कभी कोई बहन नहीं थी। उसे हमेशा से ही एक बहन की चाह थी। आज जब वह काव्य को देख रहा था तो उसे काव्य में सच में अपनी बहन दिख रही थी। उसने मन में सोच लिया था वह अब इस लड़की को हमेशा अपनी बहन मानेगा और अपनी बहन की तरह प्रोटेक्ट करके रखेगा। तभी उसकी नज़र अपने टूटे फूटे दोस्तों पर पड़ी और तुरंत उसको एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि सामने बैठी लड़की को उसके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे सबको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। वही बार टेंडर और मैनेजर दूर खड़े वे नजारा देख रहे थे। बेचारे को आज अपना बार बार कम गोष्ठी बैठक ज्यादा लग रहा था। सामने बैठा लड़का एक पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। अगर उस लड़के को वह हाथ भी लगाते हैं तो रातों रात उनका बार मुंबई के नक्शे से गायब हो जाएगा। वही वह लड़की यानी काव्य किस तरह से लोगों की हड्डियां तोड़ती है, ये भी वह लोग अच्छे से देख चुके थे। तो उसे ऑफेंड कराने की गलती तो वह गलती से भी नहीं कर सकते थे, क्या पता अगली हड्डी उनकी टूट जाए। काव्य उस लड़के को दवा लगाकर वापस से दूर जाकर बैठ गई। वह अपने हाथों से एक काल्पनिक वाइन की बोतल बनाकर आंखें बंद करके पीने लगती हैं, लेकिन जब उसको टेस्ट नहीं आता तो वह आंखें खोल कर देखती है तो उसके हाथों में कुछ नहीं रहता। काव्य आसपास उस बोतल को ढूंढने लगती हैं। वह लड़का बोलता है, क्या ढूंढ रही हो। काव्य रोने वाली शक्ल बनाकर बोलती है, मेरे हाथ में बोतल थी, मैंने तुमसे झगड़ा करने के पहले खरीदी थी। किसने मेरी बोतल चुरा ली। ऐसा बोलकर वह रोने लगती। वह लड़का अपनी अजीब नजरों से काव्य को दिखने लगा, जिसके आंखों से मोतियों की तरह बड़े बड़े आंसू बह रहे थे।
काव्य इतनी क्यूट लग रही थी कि उस लड़के को उस पर प्यार और हंसी दोनों आ रही थी। वही उसके आंसू देखकर उसे अपने दिल में दर्द हो रहा था। वह बोलता है, बहन शांत हो जा, तेरे आगे तो आजकल के नशेड़ी लोग भी फेल है। उस बोतल से तूने मेरे दोस्त का सर फोड़ा है, वह देख कोने में पड़ा हुआ है। काव्या ने उस तरफ देखा तो एक दूसरा लड़का अपनी डरी हुई आंखों से काव्य को देख रहा था, क्योंकि काव्य ने उसके सर पर बोतल भी फोड़ी थी और पंच मार मार के उसकी नाक भी तोड़ी थी। बेचारे की सर से और नाक से दोनों से खून बह रहा था। अपने जेब से रुमाल निकालकर वह बेचारा कभी अपने नाक पर रख रहा था तो कभी सर पर रख रहा था। उसको देखकर काव्य को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है, यही यही वह इंसान था जिसकी वजह से मेरी बोतल टूट गई। वह लड़का डरते हुए पीछे की तरफ सरकते हुए बोलता है, यार सर मेरा फूटा है, अब आप मुझे और तोड़ना फोड़ना चाहती हूँ। काव्य ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा, तो गलती किसकी थी, किसने बोला था लड़की छेड़ने के लिए? अभी गुस्सा आएगा तो कुछ ना कुछ तो मारूंगी मैं। मुझे मेरी बोतल चाहिए अभी के अभी। मुझे मेरी बोतल चाहिए, कहीं से भी लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो कैसा लगा आपको काव्य का ये अंदाज? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। चैप्टर 60। वह लड़का डर के मारे पीछे खिसक गया। उसे काव्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की उसने जिंदगी में नहीं देखी थी, नहीं इतनी ज्यादा खतरनाक लड़की देखी थी। अभी रात के 12 बज रहे थे, इसलिए बार में ज्यादा लोग नहीं थे। कुछ तो रात होने की वजह से वहां से चले गए थे और कुछ काव्य के उन लोगों को मार पीट करने की वजह से वहां से चले गए थे। अभी सिर्फ वहां पर काव्य और वह 10 लड़के वहां पर थे जिनका काव्य ने पीट पीट कर कुचंबर बना दिया था। वही बेचारे मैनेजर और उनकी एम्प्लाई तो यह चाहते थे कि यह लोग यहां से चल जाएं ताकि वह बार को बंद कर सके, पर इन लोगों की वजह से वह बार को टाइम से बंद नहीं कर पा रहे थे। वह लड़का जिसके सर पर काव्य ने बोतल तोड़ी थी, वह पीछे बार टेंडर के पास जाकर बोलता है, अबे मुँह क्या देख रहा है, मेरे मरने का वेट कर रहा है, जल्दी से 2 बोतल दे। बारटेंडर भी काव्य के ऐसे उग्र रूप से घबराया हुआ था, उसने तुरंत ही 2 बोतल उस लड़के को दे दी। वह लड़का ने वह बोतल जमीन पर रखा और उसे काव्य की तरफ लुढ़काकर काव्य के पास भेज दिया। काव्या ने उस बोतल को पकड़कर उस बोतल को ऐसे देखा जैसे उसको जीने की वजह मिल गई हो। उसने एक ही सांस में पूरी बोतल गटक ली। वहीं आसपास खड़े लोग तो बस देखते ही रह गए, आखिरी ये लड़की चीज क्या थी? कोई ऐसे ही बोतल कैसे पी सकता है? काव्य उस बोतल को पीने के बाद एक गहरी सांस लेकर बोलते हैं, मजा आ गया। उसके बाद वह अपनी जगह से खड़ी हुई और बाहर जाते हुए बोली, चलो भाई अभी मैं चलती हूँ यहाँ से। तभी वहां का मैनेजर आगे आकर बोलता है, मैडम पैसे। काव्या ने कहा, कैसे पैसे? मैनेजर ने कहा, मैम अपने जो यहाँ पर बोतल पी है और तोड़ फोड़ की है उसके पैसे। काव्या ने अपनी लड़खड़ाती हुई जबान में बोला, पैसे वैसे तो मेरे पास है नहीं, एक काम करो, उस लड़के ने मेरी बोतल तोड़ी थी, दारू के पैसे उसी से लो, और रही बात तोड़ फोड़ के पैसे की तो वही लोग मेरे को परेशान कर रहे थे। मैनेजर उन लड़कों की तरफ दिखने लगे। वह लड़के भी हैरानी से काव्य को देख रहे थे। कैसी लड़की थी, पूरी दारू पी गई, उन्हीं को अच्छे से तोड़ फोड़ दिया था और अब उन्हीं से पैसे भी लूट रही हैं। वह लड़का जो कि काव्य को अपने दिल से बहन मान चुका था, वह भी काव्य को हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। काव्य वहां से जाने लगी तो मैनेजर ने अपने हाथ से उसका रास्ता रोक लिया। वह उन लड़कों से पंगा नहीं ले सकता था क्योंकि उनके पेरेंट्स मुंबई के सबसे अमीर लोग थे और उनके कनेक्शन माफियाज के साथ थे। मैम आप बिना पे किया यहाँ से नहीं जा सकते हैं।
उसके हाथ को अपने आगे देख काव्य उसके हाथ को जोर से पकड़कर धक्का दे देती हैं। काव्य की पकड़ उस मैनेजर की कलाई पर इतनी तेज थी कि उस मैनेजर के हाथ की हड्डी टूट गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में वहां बार के बाहर कुछ कार आकर रुकी। बहुत सारे गार्ड्स उस जगह पर फैल गए। एक लड़का उसमें से एक कर से निकला। 6 फीट हाइट, गोरा रंग, पिंक लिप्स, ब्लू आईज के साथ वह लड़का काफी हैंडसम लग रहा था। वह किसी राजा की तरह चलते हुए अंदर गया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह मैनेजर जिसका अभी अभी काव्य ने हाथ तोड़ा था, वह उस लड़के को देखकर बोलता है, सर आप आ गए। यही वह लड़की है जिसने आपके भाई और उनके दोस्तों को मारा है और यहाँ तक कि इसने मेरा हाथ भी तोड़ दिया। आप अपने भाई को यहाँ से लेकर जाएं, बाकी आप जाते ही मैं पुलिस को बुलाकर इस लड़की को जेल भेज दूंगा। वह मैनेजर गुस्से भरी नजर से काव्य को देख रहा था। काव्य भी अपनी लाल आंखों से सामने खड़े लड़के को ही देख रहे थे। वही उस लड़के की नजर जब काव्य पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक चमक आकर गुजर गई, पर उसने अपने चेहरे की एक्सप्रेशन कड़े ही रखे। तभी वह लड़का जिसने काव्य को अपनी बहन मान लिया था, वह काव्य के आगे आकर बोलता है, दानिश भाई, इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं थी। हम लोगों ने इसे छेड़ा था, इसलिए इसने हम लोगों को मारा। आखिरी बात बोलते हुए उसकी आवाज कम हो गई। फिर वह अपनी बात आगे कहता है, मैंने इसे अब अपनी बहन मान लिया था और मैं इसके लिए पे करने वाला था, पर इस मैनेजर ने इनका रास्ता रोका, इसलिए उन्होंने इस गधे मैनेजर का हाथ तोड़ा। दानिश आगे आया और उसने उस लड़के को साइड कर दिया। वही उस लड़के के पीछे खड़ी काव्य जिसने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था, अचानक ही पीछे की तरफ गिरने लगी। दानिश ने उसे बेहोश होते देख लिया था, इसलिए उसने आकर समय रहते हुए उसे पकड़ लिया। दानिश ने काव्य को ठीक से अपनी गोद में उठा लिया और अपने असिस्टेंट को कहा, अनिरुद्ध, इस बार को बंद कर दो, जहां लड़कियां सेव न हो, ऐसी जगह जितनी जल्दी बंद हो उतना अच्छा। वही मैनेजर उसकी बात सुन गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगा, सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दो, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। वह दानिश के पास आने की कोशिश करता है, पार आ नहीं पाता क्योंकि उसके गार्ड रोक लेते हैं। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।